ठीक है बच्चों, अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं क्लास 9th चैप्टर नाम है मोशन। तो मोशन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी से रिलेटेड वीडियो पहले ही बना के दे चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन कर देता हूँ, उससे आपको कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन आप सभी की बुक्स में प्रिंटेड है पहले से ही। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये आपका है, इसको आप अपनी बुक में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो ये कह रहा है कि बच्चों जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव किया है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो बच्चों मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं आपको ये दोबारा समझाता हूँ। अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपने आप से नहीं पढ़ रहे तो आपको ध्यान से देखना होगा क्या होता है। जैसे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। तो ए से बी तक पहुंचने के दो रास्ते। एक रास्ता ये है कि हम ए से बी डायरेक्ट चले जाएं, और एक रास्ता ये है कि हम ए से बी एक लंबे रास्ते से होते हुए जाएं। वो लंबा रास्ता कोई भी हो सकता है। तो ए से बी तक आपने देखा जाने के कई सारे मेथड हो सकते हैं। एक मेथड ये भी हो सकता है, उससे भी लंबा रास्ता। तो जो बच्चों शॉर्टेस्ट लेंथ होती है उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ होती है। तो ये आपका हो गया इनिशियल पॉइंट। क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो बच्चों यही आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ होती है। तो यहाँ पे अगर आप ये इसको इंडिकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? ये जो रेड वाली लाइन है ना, उसको हम लोग कहेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। और जो ब्लैक वाली लाइन है उसको हम लोग कहेंगे कि ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन को मैं आपको इंडिकेट करके देता हूँ। ये है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट ने मूव तो किया है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट तभी जीरो हो सकता है जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। जैसे मान लीजिए आपका यहां पर ए पॉइंट पे घर है, बी पॉइंट पे स्कूल है। अब समझिएगा मेरी बात। स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर है। अब आप घर से चले स्कूल और स्कूल से फिर वापस आ गए आप घर, तो इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हुआ, क्योंकि आप ए से चले और ए पे ही वापस आ गए। ठीक है। तो ए तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, ए ही तुम्हारा फाइनल पॉइंट है। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा तो ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। लेकिन बच्चों आपको इसमें एडिशनल बात क्या याद रखनी होगी कि डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। फिर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं है। वो कितनी हो गई? 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जाने में और 2 किलोमीटर रिटर्निंग में, यानी कि 4 किलोमीटर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपको आंसर देना है प्रॉपर, वो मैंने आपको समझा दिया कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट बिकम सेम, समझ में आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो आपको ये बात याद रखना होगा और पहले क्वेश्चन का आंसर भी लिखना होगा अब आपको। इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट become same, then displacement is zero। ये बात बच्चों अब आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से करिए।
तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बड़ा सा डिफरेंस और नजर आ जाएगा, इससे आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप वीडियो को पहले पॉज करिए और दूसरा क्वेश्चन पहले सही ढंग से पढ़िए, तभी आप उसको समझ पाएंगे लिखा क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में लिखा है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो मुझे जल्दी से एक स्क्वायर फील्ड बना लूं। अब आप क्लास 8 से पढ़ के नहीं आए तो फिर आपको स्क्वायर भी नहीं पता होगा, तो स्क्वायर में आपको बता देता हूँ। स्क्वायर उसे कहते हैं जिसकी चारों साइड्स लेंथ इक्वल होती है और जितने भी एडजेसेंट एंगल होते हैं वो को इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी सबका सब 90 90 90, यानी सारी एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल होते हैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। ये 10 मीटर है बच्चों, ठीक है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, लिखा है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? तो ये बात बच्चों आपको समझनी होगी, तो मैं इस बात को आपको डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। तो फार्मर जो है वो कहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ए से चलना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहिएगा। इसमें लिखा है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। यानी फार्मर जब ए से चल करके ए पर वापस आता है, ये देखो फार्मर ए से चला और ए पे वापस आए, तो उसको कितना टाइम लगा, टाइम लगा ए से ए तक आने में 40 सेकेंड्स। अब ये पूछ रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए और हमें ये बताना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बच्चों टाइम कितना गिवन है आपके पास, 2 मिनट्स प्लस 20 सेकेंड्स। तो 2 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 60 प्लस 20। तो हमने 2 मिनट्स का मतलब 120 सेकेंड्स लिख दिया और प्लस 20 दैट मींस 140 सेकेंड्स। अब बच्चों आपको पता लगाना है कि फार्मर 140 सेकेंड्स बाद कहां पर होगा। याद रखिएगा फार्मर का जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है, इसलिए मैंने इनिशियल पॉइंट को टारगेट आपको करके बता दिया है और मैंने बताया था ए से ए तक आने में लगा समय कितना है, 40 सेकेंड्स। तो बच्चों फार्मर को स्टार्ट करते हैं चलाना। चलिए फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड। लेकिन अभी उसके पास टाइम और भी है, तो फिर से रिवॉल्यूशन कंप्लीट करो। तो फिर से कितना टाइम लगेगा, 40 प्लस 40 80 सेकेंड। चलो फिर से कंप्लीट करो। तो बच्चों हम लोग दोबारा कंप्लीट कर रहे हैं रिवॉल्यूशन। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 120 सेकेंड्स। यानी 120 सेकेंड्स में हम बच्चों कहां पर पहुंच गए, ए पर पहुंच गए। पहले 40 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ए पे आ गए, फिर 40 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ए पे आ गए, फिर 40 कंप्लीट रिवॉल्यूशन फिर ए पे आ गए। तो ऐसे कितना समय आपने खपा दिया, 120 सेकेंड्स। लेकिन बच्चों उसको तो 140 सेकेंड्स तक चलना है, यानी ए के बाद आपको 20 सेकेंड्स और चलना है। तो बच्चों 40 सेकेंड्स के लिए तो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है। तो बचे हुए जो 20 सेकेंड्स होंगे ना बच्चों, उसमें वो कहां तक पहुंचेगा, हाफ रिवॉल्यूशन, यानी वो सी तक ही पहुंचेगा। ये बात समझ में आई। तो बच्चों जब वो सी तक पहुंचेगा तो सी तक उसका क्या बन जाएगा, वो सी पॉइंट आफ्टर 140 सेकेंड्स फाइनल पॉइंट। ये बात बच्चों सबको समझ में आई कि नहीं, और नहीं समझ में आई तो आप इसको दोबारा जरूर देखिएगा। यानी वो 40 सेकेंड्स प्लस 40 सेकेंड्स प्लस 40 सेकेंड्स, इसमें कितने कंज्यूम कर लेता है, 120 सेकेंड्स। लेकिन लास्ट के 20 सेकेंड्स में वो सी पॉइंट तक पहुंच जाता है, क्योंकि लास्ट में उसको 20 सेकेंड्स चलना है 140 सेकेंड्स को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया। लेकिन बच्चों अगर ये 160 सेकेंड्स होता तो फिर से 0 हो जाता, क्योंकि वापस ए पे पहुंच जाता। ये बात समझ में आया। तो ये 160 नहीं है, ये 120 प्लस 20 है। तो कहां पहुंच गया, हाफ रिवॉल्यूशन, यानी सी पर पहुंच गया। तो बच्चों अब आपको इनिशियल पॉइंट भी पता है ए है, फाइनल पॉइंट भी पता है सी है। अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की लेंथ होती है। तो मैंने इस बच्चों लेंथ को किससे दिखा दिया है, ग्रीन कलर के डायगोनल से। अब बच्चों फिर से हम लोग क्लास 8th में वापस आ गए। अब हमको इस डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो डायगोनल की लेंथ निकालना आपके स्कूल के टीचर ने आज ही बताई है। कैसे बताई थी, उन्होंने बताया था
कि बेटा ये 10 है, ये 10 है और आपको AC निकालना है। तो उन्होंने कहा था पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, बाकी बन जाता है बेस और एक साइड बन जाती है परपेंडिकुलर। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों जल्दी से इसको कैलकुलेट करो, ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस 100 दैट मींस 200। दैट मींस AC कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 200। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लो। अब स्क्वायर रूट तो बच्चों आपने कल ही सीखा है रियल नंबर्स में कैसे सॉल्व करते हैं। 200 को क्या लिख सकते हैं 2 into 100 और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 into 10। ये क्या बन गई पेयरिंग बन गई। इस पेयरिंग से 10 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। तो आप आंसर क्या दोगे 10 √2 मीटर, क्योंकि यहाँ डायमेंशंस किसमें है बच्चों मीटर में। तो 10 √2 मीटर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो √2 की वैल्यू पुट कर देना 1.414। तो एग्जैक्टली आंसर भी आ जाएगा, दिस इज 14140 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट, दैट मींस योर फाइनल आंसर इज 14.14 मीटर। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से किया। तो ये क्वेश्चन बच्चों बाय द वे कंप्लीट हो गया है, तो अब आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं मोशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप रेडी हो जाइए, और ये भी आपके स्कूल में फाइनली डिस्कस किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें किस तरह से लिखना होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज क्रिएट कर लेते हैं हम आपके लिए। चलिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता? तो तुम कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, क्योंकि सर आपने बताया था ना कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ए पार्ट क्या हो जाएगा, ए पार्ट फॉल्स हो जाएगा बच्चों। तो इस पे आप क्या लिख देंगे एफ। चलिए दूसरा पार्ट लिखते हैं। कह रहा क्या मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से? लिखा है इट्स डिस्प्ले, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो तुम कहोगे सर नो ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है और डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है ना। तो तुम ये सारी बातें समझ चुके हो, लेकिन आप हमको ये बताओगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकते हैं। तो बच्चों हम इसको तो पहले फॉल्स लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या सही होता है, वो हम आपको रिलेशन जरूर लिख देते हैं, डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन हो सकता है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं और डिस्टेंस बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ फाइनली आप हमको ये बता दीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब हो सकते हैं, बताइए। यहाँ पे ए पॉइंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकते हैं। देखिए आपके पास जो आपका शरीर है यानी आपकी जो बॉडी है उसको गोल गोल लपेट लीजिए। गोल गोल लपेटने के बाद उसको धक्का मारिए। जब आप धक्का मारेंगे तो ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। इसको मूव कराते जाइए और बोलते जाइए गोली का बड़ा पाऊ टीऊ टीऊ, इस तरह से बोलते जाइए और धक्का लगाते जाइए। तो देखिए आपको यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही नजर आएंगे।
एक सर्टेन कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। वो सर्टेन कंडीशन आपको समझ में आई? वो सर्टेन कंडीशन है बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे और स्ट्रेट लाइन मोशन करते समय उसका डायरेक्शन ना चेंज, वो वापस लौट करके ना आए, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। कब होते हैं इक्वल? इफ एंड ओनली इफ body travels in a straight line only in one direction, only in one direction। ये बात समझ में है? मतलब ऐसा ना हो कि स्कूल से घर जाए और घर से वापस लौट के आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल से घर गया या घर से स्कूल गया तो फिर वो स्कूल में बना ही रहे, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। अगर वो स्कूल से घर आ गया तो फिर जो है डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, डिस्टेंस बड़ा होता है वो तो बड़ा बने ही रहेगा। ये बात समझ में आई? तो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, तो ऐसे केस में अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहां से वापस लौट करके मत आइए। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में ठहरे रहिए, घर मत आइए। भले इस स्कूल से दूसरे स्कूल चले जाइए, कल्याणपुर जा रहे हैं तो उसके आगे नैनीताल चले जाइए, लेकिन वापस लौट करके नहीं आए, क्योंकि वापस लौट करके आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो जो लोग घर को लौट आते हैं बार बार, उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0, क्योंकि घर से ही चले और घर पे ही वापस आ गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और बाकी 2 क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे, आप देर से ज्वाइन किए, तो आपको फिर ये लेक्चर मिल जाएगा, उससे आप देख लग सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा गला फाड़ा है। चलिए बच्चों, अब आपके पास वैसे तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन है करने के लिए, लेकिन आप पहले ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करके और ले जाता हूँ। चलो।